The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। एक साल बीत जाने के बावजूद कोरोना संक्रमण के आगे घुटने टेकता तंत्र और एक रपट जो बताती है कि जिन माननीयों पर आप भरोसा करके वोट देते हैं वो खुद कितने भरोसे लायक हैं। फिर 4 देशों की एक गोलबंदी जिसका मकसद है चीन को साधना, वही चीन जो लद्दाख में हमारी दहलीज पर खड़ा है, हमें आग दिखाता है। इन सारी खबरों पर होगी नजर आज के दी ललन टॉप शो में, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी तो सब अभी आपकी सरकार नहीं आई तब वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 11 मार्च को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने की ठीक बाद का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब अखिलेश यादव जाने लगे, उसी दौरान एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार ने उन्हें रोककर बात करने की कोशिश की। आरोप है कि अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकार को धक्का दे दिया। इसी को लेकर पत्रकार और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस भी हुई। आरोप यह भी है कि विवाद बढ़ने पर सुरक्षा में तैनात लोगों ने मारपीट की। इस घटना के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में दिख रहा है कि पत्रकार जमीन पर गिरा हुआ है। वो इस पूरी घटना के दौरान अखिलेश यादव वही मौजूद थे। कुछ वीडियो में दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा है, पत्रकार को बीजेपी का एजेंट भी बता रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ और भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू किया तो सपा की ओर से सफाई आई। दी ललन टॉप से बातचीत में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने कहा, मैं वहीं था, अखिलेश जी के पहुंचने से 2 घंटे पहले वो घटिया कमेंट कर रहे थे, हम लोग उन्हें टॉलरेट कर रहे थे। आपने उनकी वीडियो को देखा होगा, पहले नाटक किया और फिर खड़ा होकर हंसने लगा। इस तरह के पत्रकार ही पत्रकारों की गरिमा को गिराते हैं। ये सपा का वर्जन है। घटना को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर अखिलेश यादव या सपा कार्यकर्ताओं को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ मारपीट करें। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर और अकोला में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में कुल 23,285 नए मामले सामने आए और 117 लोगों की मौत हुई इस बीमारी की वजह से। कोरोना के अधिकतर मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से आए हैं। सरकार इन राज्यों में खास तौर पर नजर रख रही है, जहां कोरोना के मामलों में बीते दिनों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में 2.61 करोड़ यानी 2,61,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दोबारा लॉकडाउन की नौबत बन रही है, इसीलिए कई एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि क्या भारत को अपना जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें और रफ्तार देने की ज़रूरत है। कुछ लोग OTC सेल यानी ओवर द काउंटर सेल, जिस तरह आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार जाके, उस तरह आप टीका भी खरीद सकें, वैसी अनुमति देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सरकार को ये भी देखना है कि अगर OTC सेल शुरू होती है वाकई, तो इसकी कालाबाजारी ना हो टीके की। दूसरी सुर्खी गुजरात से है। अहमदाबाद में आज से आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो गई। आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर यह महोत्सव 75 हफ्ते तक मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने के अवसर पर साबरमती आश्रम में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 1930 में आज ही के दिन अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने साबरमती आश्रम के ऐतिहासिक दांडी नामक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू, बाबा साहेब आम्बेडकर, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अतफाउल्लाह खां, गुरुराम सिंह, टिटू जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक,
ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अगली सुर्खी एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था की रिपोर्ट से बनती है। इस रिपोर्ट में उन सांसदों और विधायकों के बारे में बताया गया है जिन्होंने पिछले 5 साल में अपना पाला बदला। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच फिर से चुनाव लड़ने वाले 405 विधायकों में से 182 ने पार्टी बदली और बीजेपी ज्वाइन कर ली। 38 ने कांग्रेस ज्वाइन की और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 20 के बीच हुए चुनावों के दौरान 170 से अधिक कांग्रेस विधायकों ने दूसरे दलों में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ी, जबकि बीजेपी के केवल 18 विधायकों ने ऐसा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में गए, जबकि 7 राज्यसभा सांसदों ने 2016 से 2020 के बीच चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। 2016 से 20 के बीच पुनः चुनाव लड़ने वाले कुल 16 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी बदली, जिनमें से 10 बीजेपी में शामिल हुए। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश के 433 सांसदों और विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिन्होंने पिछले 5 सालों में पार्टी बदली और दोबारा चुनाव लड़े। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात क्वाड की। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का एक संगठन, एक तरह की गोलबंदी। आज 12 मार्च को क्वाड देशों के नेता वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हो रहे हैं। आज बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि ये क्वाड क्या है, कब बना और क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है और 12 मार्च को क्वाड देशों के प्रतिनिधि क्यों मिल रहे हैं। इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्वाड का एक रिकैप दे देते हैं, एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि क्वाड बनता कैसे है। क्रिसमस 2004 के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को हिंद महासागर में जोरदार सुनामी आई, इतनी खतरनाक कि करीब 2,30,000 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग घायल हुए, कई लापता भी हुए। इस हादसे के बाद श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भारतीय राजदूत निरुपमा राव को कॉल किया और तत्काल मानवीय सहायता की मदद की मांगी। इसके साथ ही अमेरिका में भारतीय राजदूत रोनेन सेन से अमेरिकी सरकार पूछ रही थी कि भारत इस सुनामी के बाद चीज़ों को संभालने में किस तरह से और कितनी मदद कर सकता है, क्योंकि सुनामी ने दक्षिण पूर्व एशिया को भारी नुकसान पहुंचाया था। ये वह वक्त था जब भारत को दिखाना था कि हिंद महासागर में उसका अपर हैंड है, उसका बैकयार्ड है और भारत इस पूरे क्षेत्र में किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से निपटने में सक्षम है। भारत ने अपना सब कुछ झोंक दिया। द हिंदू की उस वक्त की रिपोर्ट्स आपको बताती हैं कि इस हालात का मुकाबला करने के लिए भारत ने तब भारतीय जहाज़ लगाए थे 32 और करीब 5,500 सैनिकों को तैनात किया था। ये जो संख्या है जहाज़ों की और सैनिकों की, ये भारत में जारी राहत ऑपरेशंस के इतर थे। तत्कालीन विदेश सचिव श्याम शरण उन दिनों को याद करते हुए द हिंदू से बात करते हुए बताते हैं कि भारत की पूरी क्षमताएं दुनिया के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आई। उन्होंने बताया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीसा राइस का उन्हें कॉल आया और उन्होंने कहा कि इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारत सहित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के उन देशों को सामने आना चाहिए जिनकी नौसैनिक क्षमता बढ़िया है, अच्छी है। इसके बाद 29 दिसंबर 2004 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएंगे। एक कोर ग्रुप होगा जिसका उद्देश्य सुनामी में पानी में फंसे लोगों को बचाने, राहत पहुंचाने, बेघर लोगों के पुनर्वास, बिजली कनेक्टिविटी और बंदरगाहों को बहाल करने के लिए काम करना होगा उस कोर ग्रुप को। सुनामी राहत का जब ये मिशन खत्म हुआ तो इस गठबंधन का एक नया ढांचा क्वाड के रूप में सामने आया। जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इस बाबत जोर दिया कि भारत को साथ लेकर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को समुद्र में अच्छे और मजबूत दोस्त बनाने चाहिए। 2006 में जब पीएम मनमोहन सिंह टोक्यो पहुंचे तो मामले को लेकर क्वाड की बैठक भी हुई, चीज़ों का विस्तार होना शुरू हुआ। इसके साथ साथ चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा था। उन दिनों चीन को लेकर कई देशों की चिंताएं भी बढ़ रही थी। तो 2007 के मई में हुई बैठकों के बाद चीज़ों को लेकर क्वाड देशों में
समानताएं नहीं रही। सबके अपने अपने पॉइंट्स थे और वो उन पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। 2008 आते आते ऑस्ट्रेलिया चीन के दबाव में पीछे हटने लगा। अमेरिका को लगा कि चीन को नाराज करने से यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और नॉर्थ कोरिया पर 6 देशों के जारी वार्ता सहित कई बड़े रणनीतिक प्रयासों में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में मामला चला गया ठंडे बस्ते में। यह कहलाता है क्वाड का फेज 1। सुनामी के बाद अमेरिका और भारत सहित कुछ देशों ने मिलकर सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए। इसका सकारात्मक असर रहा। इसके बाद इन देशों को लगा कि वो और मामलों में भी साझेदार हो सकते हैं। जापान के पीएम ने 2012 में एक बार फिर से चारों देशों को साथ आने की अपील की। उन्होंने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के कॉन्सेप्ट पर बात की, बताया कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान मिलकर समुद्री सुरक्षा को लेकर साथ काम करें। उनका जोर था कि चारों देश हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक समुद्र की सुरक्षा करें, लेकिन बात अब की भी नहीं बनी। ये आइडिया के लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्वाड में इन्हीं 4 देशों के होने का मर्म वहाँ से आता है कि ये चारों डेमोक्रेसीज हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत चारों डेमोक्रेसी है और जैसा कि हमने पहले भी बताया इनका इशारा है चीन की तरफ। तो एक ऑटोक्रेटिक देश को, एक दूसरे सिस्टम को काउंटर करने के लिए आपके पास में 4 डेमोक्रेसीज, ये क्वाड का बेसिक आइडिया था उन दिनों। फिर आया नवंबर 2017, फेज 2 की शुरुआत होती है। यहाँ से चारों देश फिर से आए। अब की इन देशों का एक मोटिव था चीन के प्रभुत्व को कम करना, क्योंकि अब तक के चीन थोड़ा सा बोल्ड हो गया। चीन की विस्तारवादी नीतियों के काट के लिए सब मिले। एजेंडा था कि हिंद प्रशांत महासागर के रूट्स पर किसी भी देश के प्रभाव को मुक्त किया जाए। खासकर चीन के सालों से चल रहे इस हाना गठबंधन का नाम क्वाड ही रहा। क्वाड मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 कोने 4 देश। बीजिंग इसे नाटो का एशियन वर्जन कहता है। चीन के उप विदेश मंत्री लाओ झाओई ने एक दफ़ा मीडिया से बात करते हुए क्वाड को चीन विरोधी फ्रंटलाइन या मिनी नेटो के रूप में बताया था। नेटो, जैसा कि दर्शक हमारे जानते होंगे, एक सैनिक गठबंधन है जिसमें 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकी देश शामिल हैं। ये अमेरिका लेड एक मिलिट्री अलायंस है। हालांकि भारत कहता रहा है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर सालों से मालाबार में नौसेना अभ्यास करता आया है। नौसेना का जो ये मालाबार अभ्यास है हमने यूएस के साथ शुरू किया था, बाद में इसमें आकर के जापान मिला। 2017 से लेकर अब तक कम से कम 8 दफ़ा क्वाड देशों की बैठकें हुई हैं, मनीला, सिंगापुर, बैंकॉक, न्यूयॉर्क आदि जगहों पर। इसमें अक्टूबर 2020 में टोक्यो में हुई बैठक सबसे अहम मानी जाती है। अभी क्यों मिल रहे हैं ये देश, ये भी जान लीजिए। अभी मिलने की मूल वजह है कोरोना वायरस का वैक्सीन जो भारत में बन रहा है। चारों देश कोरोना वायरस टीके की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी संभव है। इस मीटिंग का सबसे प्रमुख फोकस भारत पर होने वाला है, क्योंकि भारत, जैसा कि हम कई बार आपको बता चुके हैं, दुनिया की वैक्सीन कैपिटल मानी जाती है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन यहाँ होता है संख्या के हिसाब से। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक सीनियर अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि विचार यह है कि हम जितनी जल्दी टीकाकरण कर सकते हैं कर लें और इसी से कोरोना वायरस के म्यूटेशन को भी हरा सकते हैं कि वो उससे बदले, उससे पहले हम रोग प्रतिरोधक क्षमता टीके के माध्यम से अपनी पॉपुलेशन में ले आए। ऐसी क्षमता इस साल के आखिर तक भी हो सकती है, ये एक अनुमान है, और हम समूह के रूप में अपनी क्षमता में बढ़ोतरी कर सकते हैं, ये उन अधिकारी का मानना है। उन्होंने बताया कि भारत में बन रहे वैक्सीन का इस्तेमाल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी ने बताया था कि मीटिंग में कई मसलों को लेकर बात होने वाली है, जिनमें कोरोना वायरस, इकोनॉमिक कॉपरेशन और जलवायु संकट आदि प्रमुख हैं। जिस बारे में बात नहीं की गई उस बारे में भी जान लेते हैं। क्वाड देश चीन पर से निर्भरता कम करना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में चीन दुनिया के दुर्लभ पदार्थों का 60% उत्पादन करता है। इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन की हाई परफॉर्मेंस बैटरीज से लेकर ईवी बैटरीज तक में होता है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। 12 मार्च को होने वाली मुलाकात में इस बाबत भी कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं और कुछ ठोस निर्णय भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वाड का हालिया कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपको समझना चाहिए। साउथ चाइना सी में चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखा रहा है, आप जानते ही हैं। चीन का करीब करीब हर पड़ोसी देश उससे मनमुटाव चल रहा है। हमें पड़ोसी देश है, हमसे भी चल ही रहा है, वो लद्दाख में आके बैठा हुआ है। चीन कई जगह कृत्रिम आइलैंड्स भी बना रहा है। चीन के विरोध में आ रहे अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को चीन मानने से इनकार कर देता है। साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों के जरिए आता है। ऐसे में चारों देश फिर से साथ आ रहे हैं, लेकिन अब इनका विजन बहुत साफ
हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कई एक्सपर्ट्स अब भी क्वाड के विजन को लेकर सवाल उठाते हैं। हाल में क्वाड प्लस की भी बात हुई और अमेरिका ने पहल कर न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से बात की। क्वाड प्लस के बारे में अगर आप पूछें तो यह एक बेहद शुरुआती चरण की बात है। अभी इसको लेकर के कोई कॉन्क्रीट पहल नहीं हुई है, बातचीत के फेज में चल रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्वाड को लेकर दो बड़े धड़ों में बटे बताए जाते हैं। एक धड़ा कहता है कि क्वाड कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देता, मिलिट्री अभ्यास नहीं करता, क्वाड उद्देश्यहीन है। दूसरा धड़ा मानता है कि ये नेटो का एशियन वर्जन है, ये चीन को परेशान कर सकता है। ये धड़ा ये भी मानता है कि ये क्वाड वाले भरोसेमंद साथी नहीं है। ये सच है कि जियोपॉलिटिक्स, देशों की विदेश नीति और कूटनीति बड़ी दीर्घकालिक चीज़ें हैं। ऐसे में क्वाड का भविष्य क्या होगा ये दूर की कौड़ी है, लेकिन हाल के सालों में क्वाड देश साथ में बढ़ रहे हैं, ये एक सच्चाई है। उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये भी एक सच्चाई है। हाल ही में आपने देखा कि मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास में क्वाड का एक तरह से मूर्त रूप देखा गया, क्योंकि उसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। ये एक नौसैनिक अभ्यास था, लेकिन इसके बाद से बात खूब जोर शोर से हुई कि क्या ये अभ्यास किसी ऐसी मटेरियल चीज़ में भी बदल सकता है जिससे चीन को कभी भविष्य में जाके काउंटर किया जाए। इसीलिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है आज, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को किस तरह रखा, सुनिए। Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. Thank you. दिलन टॉप शो में अब बात करते हैं नितिन गडकरी और स्कानिया विवाद की। स्वीडन की एक कार बनाने वाली कंपनी है फॉक्सवैगन, दास ऑटो इसका प्रचलित टैगलाइन है, दास ऑटो भी बोलते हैं। इस कंपनी की एक और ब्रांच है स्कानिया, बस, ट्रक और बड़े वाहन बनाती है, मिलिट्री वाहन भी बनाती है। इस कंपनी की अंदरूनी जांच की रिपोर्ट के हवाले से आई विदेशी मीडिया में खबरें बताती हैं कि साल 2013 से 2016 के बीच इस कंपनी ने भारत के चुनिंदा राज्यों में अपनी सेवाएं देने के लिए घूस दी, और नाम आ रहा है सीधे परिवहन मंत्रालय का, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे हैं नितिन गडकरी। गडकरी के दफ्तर ने आरोपों का खंडन किया है और कथित घूस खांड की खबरें चलाने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ मुकदमे की वो बात कर रहे हैं। क्या मामला है ये विस्तार से समझते हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम या दूसरे राज्यों की आधिकारिक बस सेवा की एसी बसेस में सफर किया होगा, उन्हें दो नाम जरूर मालूम होंगे, वोल्वो और स्कानिया। कई सारे प्रदेशों में चलने वाली एसी बसेस इन्हीं कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, हाई परफॉर्मेंस होती हैं, इसलिए प्रेफर की जाती हैं। इस खबर में हम स्कानिया के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले खबर किसने छापी ये जानिए, स्वीडन के पब्लिक मीडिया ने, यानी सरकारी मीडिया ने। नाम है स्वेरिगेस टेलीविजन, छोटे में कहें तो एसवीटी। एसवीटी ने 10 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के फीचर में भाजपा नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की फोटो लगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने साल 2017 में कई सारी शिकायतों के बाद एक अंदरूनी जांच बिठाई। इस जांच की रिपोर्ट कई समय तक पब्लिक में नहीं आ सकी, अब सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपना काम भारत के कई हिस्सों में सुचारू रूप से चला सके, इसलिए नितिन गडकरी को स्कानिया की तरफ से एक लग्जरी बस गिफ्ट में दी गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नितिन गडकरी को तोहफे में दी गई ये बस उनकी बेटी की शादी में भी इस्तेमाल हुई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलवक्त इस बस का मालिकाना हक किसके पास है और बस कहाँ है, इसके बारे में ठीक पता नहीं चल सका है। मीडिया संस्थानों ने इस बात को लेकर जब स्कानिया से सवाल पूछे तो स्कानिया की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है, जब तक ये समाचार तैयार किया गया। हालांकि मीडिया में खबरों के आने के बाद स्कानिया ने एक विस्तृत बयान दिया। इस बयान में स्कानिया ने कहा है कि उन्होंने नितिन गडकरी को कोई बस नहीं दी,
लेकिन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी के प्रवक्ता हांस आग डैनियल्सन ने कहा है कि कंपनी के एक प्राइवेट डीलर ने साल 2016 में यह बस खरीदी, जिसने इसे अपने एक ग्राहक को दे दिया। बस अभी कहाँ है, इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं। मतलब कोई बस तो है, वो कहाँ है और किसे दी गई, इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं है। ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट एसवीटी मीडिया ने जर्मन टीवी चैनल ZDF के साथ मिलकर प्रकाशित की है और ललन टॉप इन तथ्यों को और इनके आरोप और इस आधार पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि अपनी तरफ से नहीं करता है। एक लग्जरी बस पर बात जाकर नहीं खत्म होती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्कानिया को भारत में काम मिल सके, इसलिए कई अधिकारियों को घूस भी दी गई, जिसकी मात्रा इस रिपोर्ट में 65,000 यूरो यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 56,36,000 रुपए है। स्कानिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस कथित घूस कांड में कंपनी के जो भी अधिकारी शामिल थे वो लोग कंपनी छोड़कर जा चुके हैं और कंपनी ने भारत में बसों का निर्माण बंद कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के CEO हेनरिक्सन ने भी ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं। गडकरी के कार्यालय ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी पेश की है, वो भी आपको बताएं। नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि विदेशी मीडिया के एक हिस्से द्वारा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार पर कुछ तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं, जिनके संदर्भ में पहले ही बताया जा चुका है कि दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और आधारहीन है। स्कानिया बस का पूरा प्रकरण स्वीडिश कंपनी का आंतरिक मामला है। स्कानिया के प्रवक्ता के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि गडकरी और उनके परिजनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गडकरी परिवार की और गडकरी का जो दफ्तर है उनकी सफाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गडकरी पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए इन आरोपों की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों पर मौन क्यों हैं। बड़ी खबर के बाद अब बात चुनावी राज्यों की। पहली बात बंगाल की। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु ने हल्दिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना वोटिंग पता बदलकर नंदीग्राम कर लिया और अब वो यहीं से मतदान भी करेंगे। उनका नया मतदान पहचान पत्र आज उन्हें मिल गया है। नामांकन के बाद शुवेंदु ने कहा कि नंदीग्राम में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं और उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं एक भूमिपुत्र हूं और लोग इस चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन जरूर देंगे। शुवेंदु अधिकारी का जिक्र हमने किया तो ममता बनर्जी का जिक्र कैसे छूट सकता है। दर्शक जानते हैं कि 10 मार्च की शाम को वो खबर आई थी जिसमें ये कहा गया कि ममता बनर्जी को किसी ने उनकी गाड़ी में धकेलने की कोशिश की, उनके पैर में चोट भी लग चुकी है। इस हादसे से जुड़ी घटना में इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल ममता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ममता व्हील चेयर से अस्पताल के बाहर आई। डॉक्टर्स ने उन्हें 7 दिन बाद हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी है। बंगाल के जो अखबार हैं उनमें ये खबर जोर शोर से लिखी हुई है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करने के बारे में सोच रही हैं। 10 मार्च को नंदीग्राम में एक रोड शो के दौरान ममता बनर्जी जख्मी हुई थी, जैसा हमने आपको बताया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ममता पर हमला किया गया, जबकि बीजेपी ने टीएमसी के इन दावों पर सवाल उठाए। अस्पताल से एक वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ममता ने कहा, मुझे काफ़ी गंभीर चोट आई है जिसकी वजह से काफ़ी दर्द है। संयम से काम लें और शांति बनाए रखें। मैं व्हील चेयर से ही आगे का प्रचार करूंगी। चुनाव की खबरों के बीच एक अपडेट ये है कि सीबीआई ने टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को पॉन्जी स्कीम केस में समन भेजा है। बंगाल के बाद अब बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। डीएमके ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रेसिडेंट एमके स्टालिन तीसरी बार कोलाथूर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपना चुनावी डेब्यू चेपॉक सीट से करेंगे। चेपॉक वहीं जहां पे स्टेडियम है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि विधायक रह चुके हैं। चुनाव में डीएमके 173 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन राइजिंग सन सिंबल के साथ पार्टी अप्रत्यक्ष तौर पर 187 सीटों पर चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पार्टी के कई सहयोगी उसके ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए स्टालिन ने कहा कि ये लिस्ट सिर्फ कैंडिडेट्स की नहीं है, बल्कि अगले चुनाव के विनर्स की है। वैसे उनके इस दावे में कितना दम है, ये 2 मई को सबको पता चल जाएगा। डीएमके के बाद अब सत्ताधारी एआईएडीएमके की बात करते हैं। एआईएडीएमके ने अपने 171 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पहली सूची में 6 कैंडिडेट्स का नाम था। 10 सालों से तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके ये चुनाव बिना जयललिता के लड़ रही है, यानी बिना अम्मा के। इन दिनों इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 चल रहा है साउथ का।
इसमें सीएम तमिलनाडु के ई.के. पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो जहां भी जाते हैं वहां लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं, वो मुस्कुराते हैं, जनता बेहद खुश है, इसीलिए सत्ता में वापसी तय है। पलानीस्वामी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राजनीतिक है, वैचारिक नहीं है। वो अपने रास्ते चलते हैं और भाजपा अपने रास्ते। एक अपडेट एक्टर से पॉलिटिशियन बने कमल हासन को लेकर भी है। मक्कल निधि मय्यम MNM पार्टी के मुखिया कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये उनका चुनावी डेब्यू है, मतलब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी 234 विधानसभा सीटों में से 154 पर उम्मीदवार उतारने वाली है। दिल्ली ऑन टॉप शो में अब वक्त है विदा का, लेकिन विदा से पहले हमेशा की तरह पॉजिटिव न्यूज। गोरखपुर के रहने वाले विवेक गुप्ता ने जेईई मेंस की परीक्षा में 99.1% हासिल किया है। विवेक के पिता विजय गुप्ता चाट का ठेला लगाते हैं और परिवार का खर्चा चलाते हैं। बेटे की पढ़ाई के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रिजल्ट के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इस परिवार को हमारी भी शुभकामनाएं। आज की दिल्ली ऑन टॉप शो में इतना ही। सपने देखते रहिए, उन्हें पाने की कोशिश भी करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।